discrete Fourier transform DFT, and today we will discuss another way to solve DFT, which is known. So our main objective is to calculate the discrete Fourier transform, but by using the matrix method. So why we are using matrix method? The main advantage of using matrix method that we can easily calculate their parameters with the help of repetitions of the values. So as values are repeating, we don't have to calculate again and again. So therefore it is very uh, efficient method as compared to the conventional method, because values are repeating and we are assuming that the next value will be this. So let's start the DFT by using the matrix methods. So this is the example. So before starting the DFT by matrix method, ये एक एग्जाम्पल है जो कि IDFT की है. हमने एक एग्जाम्पल तो लास्ट क्लास में की थी, तो एक एग्जाम्पल ये डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद जो है ना हम इसको जो है हम DFT बाय मैट्रिक्स मेथड की तरफ चले जाते हैं. So obviously we have to calculate the inverse DFT. So if you are calculating the inverse DFT, then it means that the given sequence is with respect to the k, means k with respect to the frequency, and this is the expression to calculate the inverse DFT. And how can we solve this? You can easily say कि जो है आपके पास कितने पॉइंट DFT है जो जिसका रिजल्ट है ये. जी Sir, कितने 4 points. 4 points. You can simply calculate the number of samples in k with respect to k. Then you can easily say कि how many कितने पॉइंट्स तक जो है वो DFT कैलकुलेट किया गया है. So here we have n equal to 4 and just placing their values and calculating the result. So this is our main expression जहाँ पर हमें वैल्यू प्लेस करनी है. आप देखिए कि यहाँ पर हमने n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 है तो इट मीन्स कि k स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3 x ऑफ k ई जे 2 पाई एन के ओवर 4. यहाँ पर भी हमने 4 प्लेस कर दिया. अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया. इसको हमने आसानी के लिए जो है इसको एक्सपेंड किया है ताकि हम इसमें स्ट्रेट अवे वैल्यू प्लेस कर सकें. सर ये एक्सप्रेशन में -j है या +j? सर पहले हमारे पास +j था. इसमें जी सर, जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो +j था. इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर. अच्छा, ये मैं चेक कर लेता हूँ. प्रीवियस एक्सप्रेशन में प्लस था. यस सर. पॉजिटिव है सर. जी सर, फॉर्मूला प्लस था. पॉजिटिव नहीं तो फिर पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी जो है एनालिसिस इक्वेशन करते तो उसमें ये नेगेटिव में है ना. यस सर. जब हम इसकी एनालिसिस इक्वेशन मतलब जब हम DFT की इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो उसमें ये नेगेटिव में है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही होना चाहिए. सही है. तो फिर यहाँ भी मिस्टेक्स हो रही है ना, ये फिर करेक्शन ये आप करेक्ट कर लीजिएगा. मैं भी इसको देख लेता हूँ करेक्ट. ये जो ये मैंने इसके साथ अच्छा. तो जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. जब ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास तो उसके बाद जो है फिर हमने जो है, अब क्योंकि हमें n निकालना है तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपके पास जितने पॉइंट DFT है तो उसके हिसाब से 0 to 3 तक हो जाएगा. तो जब यहाँ पर n इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी. n इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे. अब आपको ये कहाँ प्लेस करना है? इस इक्वेशन में प्लेस करना है. इस इक्वेशन में n इक्वल टू 0 प्लेस करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. इस तरह जो है 1 प्लेस करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. 2 करोगे और 3 करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो दिस इज द रिजल्ट.
और अगर आपको कहा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये साइन दी गई विच इंडिकेट्स इट्स मैग्नीट्यूड। एंड यहाँ पर ये एग्जांपल एंड हो रहा है, ये सिंपली हमने एक्स एन की वैल्यू प्लेस कर दी। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो मेंशन किया है ना फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, तो प्रीवियस एग्जांपल जो आईडीएफटी का हमने किया था उसमें हमने जो है ना मैग्नीट्यूड और फेज नहीं निकाला था, तो ये उसका मैग्नीट्यूड और फेज है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो है ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप करके देखिएगा। ये जो है आईडीएफटी, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है एवरीवन? 36 क्लियर क्लियर है? यस, क्लियर है डबल सर। सिक्स। जी सर। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखें कि यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स मेथड से डीएफटी को सॉल्व करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है। कि जस्ट स्टार्ट करते हैं हम इसको, कि जब हम मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एडवांटेज ये होगा कि जब हम उसकी एक टाइम वैल्यू ले लेते हैं तो आपको जो है ना जो रिपीटेशन जो होती है उन वैल्यूज़ की, तो उसमें हमें दोबारा उस चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो लेट्स चेक आउट कि ये कैसे हो रहा होता है। ये अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये सारा जो है ना इसका जो है मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये एक एग्जांपल है कि हमें जो है 4 पॉइंट डीएफटी मालूम करना है। ये हमें जो सीक्वेंस दी गई है, ये सीक्वेंस है XN1010 बाय यूजिंग ए मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है, अब अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो इसका एक्सप्रेशन आ गया कि आपके पास 4 पॉइंट डीएफटी है तो n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 4 हैं, और x के जो है 0 to 3 XN EJ2N पाई K/4 आ गया। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखना है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जिसका जो रिज़ल्ट आएगा, इस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम ये k की वैल्यू ले रहे थे, ये k की वैल्यू थी, ये दिस इज़ k एंड दिस इज़ n, जो वैल्यू प्लेस कर रहे थे, तो हम उसको 4 टाइम हमने इसको सॉल्व किया था। प्रीवियस एग्जांपल्स जो हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसमें जब 4 पॉइंट डीएफटी निकालना था तो हमने फर्स्ट टाइम जो है ना उसकी एक एक्सप्रेशन लिया। एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास हमने क्या किया था, उसको के की वैल्यू हम 0 से लेकर 3 तक प्लेस कर रहे थे और फिर उसका आंसर निकाल रहे थे। यही हो रहा था ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस ट्विडल मैट्रिक्स, बेसिकली क्या होता है कि ट्विडल मैट्रिक्स की मदद से जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ ट्विडल फैक्टर। अब ट्विडल मैट्रिक्स बेसिकली इंक्लूड्स ट्विडल फैक्टर। सो व्हाट इज ट्विडल फैक्टर? So this is what a twiddle factor is. अब ट्विडल फैक्टर में अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है कि हमने
इस एक्सप्रेशन को, इस वाले, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है e की पावर माइनस जे टू एन पाई के और n इज इक्वल टू वॉट, w कैपिटल N n के लिए है। दिस w इज एक्चुअली अ ट्विडल फैक्टर। अब इसका एडवांटेज क्या है अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको जो है एक फैक्टर से सपोज किया है कि w कैपिटल N n के इज इक्वल टू दिस फैक्टर। तो ऑब्वियसली आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ पर ये सपोज करता हूँ कि डब्ल्यू एन एन के इज इक्वल टू दिस है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम इसके इक्वल ले रहे हैं तो आपके पास, क्योंकि ये 4 पॉइंट DFT है, तो 4 पॉइंट DFT का जो मैट्रिक्स बनेगा ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे बन रहा है। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स भी 4 हैं, और जिस तरह नॉर्मल मैंने पहले भी बताया था कि जब हम 4 पॉइंट DFT ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में XN के जो सैंपल्स होते हैं बोथ आर इक्वल, यानी जितने आपको जितने पॉइंट DFT लेना है और जितने सैंपल्स हैं बोथ आर इक्वल। तो इट मीन्स कि अगर 4 पॉइंट DFT है तो आपके पास जो मैट्रिक्स की जो डायमेंशन बनेगी वो 4x4 बनेगी। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स की डायमेंशन जो है, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो मैट्रिक्स की डायमेंशन 4x4 बन रही है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सैंपल भी कितने हैं, 4 हैं, और आपके पास कितने पॉइंट DFT लेना है ये भी 4 है। तो आपको जो डायमेंशन जो डिसाइड करनी है इस मैट्रिक्स की, वो जो है वो डायमेंशन क्या बनेगी, वो ये डायमेंशन बनेगी 4x4। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, क्लियर नहीं हो सर, गया। यहाँ तक हमने सिंपली किया ये कि हमने इस फैक्टर को, इस वाले फैक्टर को हमने जो है ट्विडल फैक्टर से रिप्लेस किया है बाय सपोजिशन, और ये सपोजिशन है। अब इस फैक्टर से जब हमने रिप्लेस किया उसके बाद मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है। अब इसका मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली मैट्रिक्स की देयर शुड बी अ डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वो डायमेंशन आप किस बेसिस पे करेंगे कि सैंपल्स कितने हैं और कितने पॉइंट DFT है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये बराबर होते हैं, तो आपको जो है ना, जिस तरह 4 पॉइंट DFT है तो आपको 4x4 का डायमेंशन का एक मैट्रिक्स डेवलप करना पड़ेगा, और उसमें ये जो ट्विडल फैक्टर है, ट्विडल फैक्टर जो है उसके हिसाब से आपको उसकी रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं फर्स्ट रो में देखते हैं तो ये W04 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 ये कैसे आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये N और K को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। कैपिटल N तो आपके पास आप देखें कि सबस्क्रिप्ट में आपके पास हर जगह पर कैपिटल 4, यानी N की वैल्यू 4 है, तो हर जगह पर आपको 4 नज़र आ रहा है इसके सबस्क्रिप्ट में। तो ये तो मसला ही नहीं है। अब मसला ये आ रहा है कि आपके पास ये 000 कैसे आया। आप देखें इन दोनों की प्रोडक्ट है, N और K को मल्टीप्लाई करें, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 2 × 0 0, 3 × 0 0, एंड ये आपके पास 0 आ गया। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है। इस तरह अगर मैं, यस सर। इस तरह अगर मैं यहाँ पर अगर सेकेंड रो की बात करूँ तो सेकेंड रो में क्या हो रहा है, यहाँ पे के की वैल्यू 1 है और बाकी इनके साथ जी मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हम इस रो की बात कर रहे हैं, तो इस रो की वैल्यू को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई किया और वो फैक्टर आ गया। 1 × 0 0, 1 × 1 1, और 2 × 1 2, और 3 × 3 3 आ गया, ये आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 0 2 4 6। इस तरह जब 3 की बात करेंगे तो 0 3 6 9। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर सही है। यस सर।
ये जो है ना मैट्रिक्स मेथड में, जब ये W बेसिकली आपका टोटल फैक्टर है, तो यहाँ पर अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जैसे आपने पोजीशनिंग कर ली, तो उसके बाद आपको इनकी वैल्यूज प्लेट कैलकुलेट करनी है। सो हाउ यू कैलकुलेट देयर वैल्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट W04। जिस तरह यहाँ पर मैंने W04 कैलकुलेट किया है, तो W04 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली क्या रिजल्ट आएगा? EJ2 π4, तो एन की प्रोडक्ट 0 है, तो E01, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये पूरी की पूरी रो की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। आपको दोबारा इसको कैलकुलेट नहीं करना, ये सारे के सारी रो 1 आ गई। क्लियर? इसी तरह अगर हम यहाँ पर जी बोले। चलिए रिपीट कर दें, आपने क्या बताया? जूम कर दें सर, पहले तो समझ हाँ में हाँ, नहीं आ रहा इस तरह। सही है, नजर आ रहा है? यस सर, अब सही। मैट्रिक्स का पता चल गया, कैसे मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया। यस सर। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? W04 है। W04 आप कैसे वैल्यू निकालोगे? अगर आप इस एक्सप्रेशन में, अगर मैं यहाँ पर अगर ये मार्क कर रहा हूँ, ये पर ये है, अगर इस एक्सप्रेशन में जीरो की वैल्यू क्या है? N के 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट की है, आप राइट हैंड साइड पे देखें, मैंने सर्किल किया हुआ है। अब अगर मैं N के की वैल्यू 0 प्लेस करता हूँ, तो आपके पास W40 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, सही है सर। 1 आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? W14 की वैल्यू निकालनी है। W14 में आप क्या करेंगे? एन के की प्रोडक्ट को आप क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -j आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? सर कॉस थीटा माइनस वेरी गुड। जी जी साइन जी। थीटा। cos 2π/4 -j sin 2π/4, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -j। क्लियर? यस सर, क्लियर। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है W24 है। W24 में भी यही चीज़ करेंगे, आप वैल्यू प्लेस करेंगे और ये आपके पास -1 आ गया। इस तरह W34 जब आप करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। अब आपने किया ये है कि आपने W04 से लेकर W34 तक तो वैल्यू प्लेस कर दी है। अब आप 34 के बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 44 आ रही है, 64 आ रही है, 664 आ रही है और 94 आ रही है। और 34 भी हो गया। यानी अब कौन सी वैल्यू अननोन रह गई? अगर इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास एक तो ये वैल्यू अननोन हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये 4 वैल्यू हो गई। यही है ना, ये भी रिपीटेशन है? सर ये 3 है बस। हाँ 3 है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हमें जो है एक एडवांटेज मिल रहा है। वो एडवांटेज ये है कि अब यहाँ पर रिपीटेशन होगी। अब रिपीटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगेन यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, विच इज़ अ यूनिट सर्किल। अब यूनिट सर्किल में अगर आप देखते हैं कि आपके पास ये आपके पास रियल एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यू प्लेस करते जाएं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि W40 है, W40 बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये आपके पास 1 आ गया। W41 ये जो है ये बेसिकली क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। W41 पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? -j आ रही है। तो जहां भी मैंने ये डॉट बनाए हुए हैं ना, ये वैल्यूज प्लेस वैल्यू एक्चुअली। तो आप देखें किस तरह मूवमेंट हो रही है, ये 1 हो रहा है, ये -j हो रहा है। इसी तरह जब नेक्स्ट वैल्यू W24 आ रही है तो उसमें क्या हो रहा है? अगेन ये -1 हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो इस सर्किल को। इसी तरह जब W34 हो रहा है तो ये J हो रहा है। अब ये जो है ना, दिस रिपीटेशन विल कंटिन्यू इफ आई टेक द नेक्स्ट वैल्यू। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि W44 निकालेंगे, तो W44 पे क्या आएगा? 1 आएगा सर। W44 पे 1 आएगा। W54 पे अगेन -j आएगा। इस तरह ये जो साइकिल है ना चलती रहेगी। तो हमें इसको जो है ना दोबारा बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इसको।
और ये रिपीटेशन होती रहेगी। जैसे ही वन साइकिल कंप्लीट हो गई तो बाकी जो नेक्स्ट वैल्यूज है ना वो उसी की रिपीटेशन होगी। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक करें, जिस तरह W44 निकालें क्या वैल्यू आ रही है। W44 W64 निकालें और W94 निकालें। तीन वैल्यूज जो है ना ये निकाल के दिखाएं तो हमें यह कंफर्म हो जाएगा ना कि क्या हो रहा है। लास्ट वाली क्लास में से किसी ने भी मुझे जो है ना शेयर नहीं किया ना, वो आपने सॉल्व नहीं किया ना, वो जो क्वेश्चन मैंने कहा था DFT वाला। सर किया है सर, शेयर कर, कहाँ पे शेयर किया आपने? उस पे टीम्स पे? शेयर नहीं किया, क्वेश्चन किया, अभी कर देता हूँ। अच्छा चलें, पहले ये W44 W64 और W94 तो निकालें तो पता चलेगा क्या वैल्यूज आ रही है। सर W44 की 1 आ रही है। ठीक है, W64 की -1 आ रही होगी। सर चेक करूँ। यस सर, -1 आ रही है सर 64 की। -1 आ रही है। इस तरह जब W94 की बात करेंगे सर -J आ रही, 9। -J आ रही है, सही है। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है नीचे वाले मैट्रिक्स में, ये तीन वैल्यूज आ रही है ना आपके पास। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि अब हमें ये बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हमें जब ये 3 से 4 वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट कर ली तो बाकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें ना कि ये W04 है, तो यानी यहाँ पर मैं इसको W44 भी कह सकता हूँ ना, W44। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सर जूम W5। कर सकते जी जी मैं जूम हैं, कर जूम रहा हूँ, कर दें। जी जी जी। ठीक है ना, यहाँ पर मैं देखो जब ये वैल्यूज आ रही हैं, जब ये वैल्यू W04 आ रही है तो इसको मैं W44 भी कह सकता हूँ। समझ में आ रही बात? इस तरह ये जो वैल्यू है, जिस तरह W14 है तो W14 है तो W14 की जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये W64 हो जाएगा, एंड सो ऑन।
कि जैसे ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, जैसे ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, तो उसके बाद अगेन दे आर रिपीटिंग देयर वैल्यूज। तो वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन अगेन। यहाँ तो मैंने आपको इस वजह से कैलकुलेट करवाया है ताकि ये चीज़ जस्टिफाई हो सके कि ये चीज़ रिपीटेशन हो रही है। तो वंस यू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो उस साइकिल के बाद वो वैल्यू अगेन रिपीट ही होंगी। तो जब रिपीटेशन हो रही है तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। क्लियर? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। अब W04 की वैल्यूज 1 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 1 प्लेस कर दिया। इस तरह उसके बाद W041 है, W14, ये वैल्यू हमने सारी प्लेस कर दी। अब हमें सिंपली मैट्रिक्स का जो रूल है वो अप्लाई करना है और उसको मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने क्या किया है, अब ये वाला जो मैट्रिक्स था यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स की वैल्यू प्लेस की है। ट्विडल मैट्रिक्स की बात जो हम कर रहे हैं उसकी जो है ना वैल्यू मैंने प्लेस की है। जब मैंने यहाँ पर वैल्यू प्लेस की है तो मैंने सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जिस तरह हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0। अब इन सारी वैल्यू को जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2। याद आ रहा है ना, आपने मैट्रिक्स में ये किया होगा काम। यस सर। सर ये दूसरा कॉलम कैसा आया? 1010। हाँ सर ये ये इसके जी 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 राइट, मोस्ट राइट साइड पे ना, ये आपकी गिवन सीक्वेंस है ना, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। सही है सर। ठीक है ना, ये एक्चुअली हमें ये मैट्रिक्स बनाना है ना, यहाँ मैंने ये जो है ना ये एक्चुअली हमें मैट्रिक्स बनाना है। अब इस मैट्रिक्स में ये चीज़ रिक्वायर्ड है, एक्स ऑफ 0 1 2 3 ये गिवन है। अब ये चीज़ अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर? यस सर, क्लियर। एनी क्वेश्चन? सर एक प्रीवियस एग्जाम्पल में ये था कि 6 सैंपल थे और 4 पॉइंट्स थे, तो ये जी, मैट्रिक्स जी। फॉर्म में कैसे होंगे? जी 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 सही कह रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है? जी सर। अच्छा, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं ना कि सर प्रीवियस केस में हमारे पास सैंपल 6 थे और हमें 4 पॉइंट EFT निकालना था, तो उस केस में जो है ना अगर हम वही क्वेश्चन अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका बड़ा आसान सा हल ये है कि मैंने रिपीट किया था कि यू हैव टू डिसाइड द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ k। व्हाट इज n? n इज बेसिकली जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं, मतलब n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं वो, और आप कितने पॉइंट DFT निकालना चाह रहे हैं। तो अब अगर 4 पॉइंट DFT है तो मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 3 तक, और अगर सैंपल्स 6 हैं तो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 0 to 5 तक। तो आप खुद ही बताएं कि आपके पास किस डायमेंशन का मैट्रिक्स बनेगा। सर 4 रॉज होंगी और 6 कॉलम्स तो होंगे। अगर R इंटू सी के हिसाब से देखें तो ये 6 रोज और 4 कॉलम्स हो जाएंगे, तो 6 इंटू 4 का बनेगा। जी सर। अब उसके बाद फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरह वैल्यूज आप ट्विडल मैट्रिक्स की वैल्यूज आप प्लेस करते जाएंगे। वैल्यूज प्लेस करने के बाद जो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में जो वैल्यू आ रही है, जिस तरह एन की वैल्यू आ रही है, और आपके पास जो बॉटम में तो आपके पास एन ही रहेगा, जो जितने पॉइंट DFT निकालना है तो वो जो रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। सही है, ठीक है सर। ठीक है, अभी इसी तरह की एग्जाम्पल हम आगे करेंगे अभी। ठीक है ना? इस मेथड का एडवांटेज क्या है, आप जरा ये अंडरस्टैंड करो। मैंने पहले बताया था कि इसका एडवांटेज ये है कि जब हम ट्विडल फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं और ट्विडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करने जाते हैं
तो हमें सारे के सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें सिंपली क्या करना होता है, यानी जिस तरह यहाँ पर इस केस में हमने जिस तरह 4 पॉइंट DFT है, तो हमने जो है ना चार जो वैल्यूज़ हैं वो हमने कैलकुलेट की। उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जो सारी वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यूज जो आ रही हैं, दे आर रिपीटिंग देयर पैटर्न। तो इसका एडवांटेज ये कि वी डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन, वी जस्ट प्रिडिक्ट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस सर्किल। ये जो सर्किल आपके पास है उसके हिसाब से ये वैल्यूज जो है वो प्लेस हो जाएंगी। अब क्योंकि ये 4 पॉइंट है तो यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। इफ इट इज 8 पॉइंट DFT है तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर 8 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब 8 पॉइंट्स के बाद फिर वो रिपीटेशन होगी, मीन्स एटलीस्ट यू हैव टू कैलकुलेट 8 वैल्यूज। बट इसका एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेट अवे यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेट अवे हम इसको सिंपली मल्टीप्लायर 8 से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व की थी, जिसमें हमने इसको जो है 0.7 ये किया था। अब हम इसी एग्जांपल को हमने क्या करना है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही थी, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब इसी एग्जांपल को हमने क्या करना है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से करना है। द सेम एग्जांपल इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। सही है। अब मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया, आपने इनकी वैल्यूज निकाली। उसके बाद आपने जो है इनको वैल्यूज़ को प्लेस किया और ये आपके पास वो इसकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं, फिर आपने इसको ऐड और मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये आपके पास देखिए रिजल्ट सेम ही आ रहा है। अगर आप इस रिज़ल्ट को कंपेयर करें, जो बाय मैट्रिक्स मेथड से, तो ये वही सेम रिजल्ट आ। तो दिस इज़ जस्ट काउंटर चेक कि आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। बस उसमें जो है कन्वेंशनल मेथड में स्टेप्स कुछ ज़्यादा हैं, इसमें स्ट्रेट अवे देखें आपने मैट्रिक्स फॉर्म किया। आफ्टर फॉर्मिंग द मैट्रिक्स यू नो द वैल्यूज आर W40 and 1 2 3 and you just place the value and you will get the result. Clear? यस सर। अब अभी जो एक क्वेश्चन अभी रेज हुआ था, बोले 64, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अभी जो क्वेश्चन रेज हुआ था कि सर अगर आपके पास सैम्पल्स और सैम्पल्स हैं और जो DFT है, जितने पॉइंट DFT निकालना है, अगर अनइक्वल है तो उस केस में होगा या? वैसे तो जनरली होता नहीं है इस तरह, लेकिन अगर होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप खुद ही देखें कि ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, इन सैम्पल्स कितने हैं इसमें, इस सीक्वेंस में सैम्पल्स कितने हैं, 3 सैम्पल्स हैं। ठीक है, वो सैम्पल्स 3 कौन कौन से हैं आपके पास, 1/4 3 टाइम्स आपके पास 1/4 आ जाएगा। और कितने पॉइंट DFT निकालना है आपको, 4 पॉइंट DFT निकालना है। तो डायमेंशन क्या बनेगी, 4 × 3 की डायमेंशन बनेगी ना। यस सर। 4 × 3 की डायमेंशन बनेगी। जब 4 × 3 की डायमेंशन बनेगी तो आपके पास ये इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। जब 4 × 3 की डायमेंशन बनेगी तो ये इसका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है 0 0 वही रोज एंड रोज, और इस वाली रो को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 0 1 2 और ये क्या हो जाएगा
0, 2 into 0, 0, 2, 4 and 0, 3, 6. Now we have to calculate the values. W03 क्या हो जाएगा? W03 1 हो गया. W13 क्या हो जाएगा? It will be -0.5 minus J 0.866. ठीक है, इस तरह W23 क्या हो जाएगा? It will be -0.5 ये आ जाएगा और W33 will be 1 हो जाएगा. ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये वैल्यूज प्लेस कर दी. W30, उसके बाद अब देखो मैं वैल्यूज जो प्लेस कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज हैं. अब आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि ये 1 तो यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, ये आ गया. अब जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है W31 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? -0.5 माइनस J.866. अब आपको पता है कि रियल और इमेजिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये एक्सेस रियल है और ये वाली एक्सेस इमेजिनरी है तो उस हिसाब से आपके पास -0.5 माइनस J.866 कहाँ पर प्लेस होगा? तकरीबन यहाँ पर प्लेस होगा. ये बात समझ में आ रही है? किस जिस तरह आप पोजीशन इसकी कैसे सिलेक्ट करोगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. And what will be the value of 2, 3? Value of 2, 3 will be -0.5 but plus J.866. ठीक है, तो माइनस ये आ गया, ये -0.5 आ गया, ये वैल्यू -0.5 है, ये -0.5 है. लेकिन ये ऊपर वाले केस में माइनस की साइड पे है तो ये डाउनवर्ड्स है एंड इन दिस केस इट इज प्लस साइड, इट विल बी अपवर्ड. नाउ W33 again equal to 1. अब now you can easily understand कि आपके पास जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, अब जब नेक्स्ट वैल्यू आप निकालोगे, जिस तरह नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? W43 है. अब आप ये दो वैल्यू मुझे निकाल के दिखाएं, W43 और W63. सब वैल्यू से सेम ही आएंगे ना? जी जी सेम तो सर आएंगी, सेम बिल्कुल. आएंगी ना सर? 3 जी जी बताएं बताएं. सर W34 वाले की 1 आएगी. W3 4 W वाले की सर W 1 आएगी. अच्छा, कैसे बनाएगी? सर वो रिपीटेशन हो रही है ना सर? नहीं सर 1 नहीं आएगी. 1 0.5 नहीं माइनस आएगी J ना. अब देखिए 0.866. इस डायग्राम में देखें ना, इस डायग्राम में देखें, जैसे 1 तो ये आ गया ना, ये देखो W33 1 आ गया. ठीक है ना, W33 1 आ गया. बस उसको मुझे क्लियर करने दो. W33 जो है ना ये 1 आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू इसकी कहाँ पर बनेगी? नेक्स्ट वैल्यू इसकी यहाँ पर बनेगी. जब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर बनेगी तो ये W13 की है तो ये W43 ये रहा. तभी तो मैं कह रहा हूँ आप कैलकुलेट करो. जब कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी करेगी ना. आपको इसको कैलकुलेट करें ना आप. 03 आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही. हाँ, तो समझ में आई बात के आपके पास जो है ना W43 जो है इसको कैलकुलेट करो तो आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू आ रही है. जी सर कैलकुलेट कर रहे हैं. जी यस सर सेम वैल्यू आ रही. सेम वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो ये आपको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं ना. अदरवाइज यू डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन.
वंस यू अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू किस पॉइंट पे जाके रिपीट हो रही है। अब देखो यहाँ पर ये 1 आ रहा है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर 1 आ गया, तो इट मीन्स कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे तो उसकी ऑब्वियसली फिर वो नेक्स्ट वैल्यू ये आएगी, उसके बाद लोगे फिर ये वैल्यू आएगी, अगेन फिर वो आपके पास ये रिपीट होती जाएगी। क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर हमने इसका मैट्रिक्स ये बन गया, ये इसका मैट्रिक्स आ गया। अब हमें वही काम करना है, मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आ गया 3 × 4। ये मैंने यहीं पर ही सारा एडिशन किया है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 3 × 4 आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें एक्स ऑफ के, इसका मैग्नीट्यूड भी यही बनेगा 3 और 4, 0 0 3 और 4। एंगल इसका क्या बनेगा? एंगल क्या बनेगा इसका? सर 0 आएगा एंगल। हाँ, सबका 0 ही आएगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स y और x अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली उसमें सब में आपके पास 0 वैल्यू आएगी। अब आगे जाके जैसे हम इसकी डिफरेंट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, एफएफटी की एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, तो उसमें फिर फ्रॉम नाउ ऑन वी आर यूजिंग ट्विडल फैक्टर इंस्टेड ऑफ conventional method. So whenever we are using twiddle factor, it means कि we are using a matrix method. So अभी जो आगे जो है ना मैट्रिक्स मेथड को हम ज़्यादा जो है ना वो यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मेथड, बिकॉज ये थोड़ा सा एफिशिएंट है और कॉम्पैक्ट है, मतलब जल्दी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द वैल्यू। तो प्लीज़ if you feel any confusion, any question regarding twiddle factor, regarding any steps जो कि हमने डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। Yes, any question? नो सर। ये इसका जो है सेम आ जाएगा और यहाँ पर ये सारे एंगल जो है वो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो।